हेलो स्टूडेंट्स। हेलो मेरे लॉलीपॉप। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग सभी का जो एग्ज़ाम है ना वो बहुत ही नज़दीक में आ गया है। यानी कि अब कुछ ही दिन में केवल और केवल लगभग 2 महीने के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर अभी तक आप तैयारी शुरू नहीं किए हैं और अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आज से अभी से एक नियम बनाइए और तैयारी में जुड़ जाइए। और तैयारी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को तैयारी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिल जाएगा। यानी कि क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में हम क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। क्लास 10th का और भी विषय का हमने सॉल्यूशन करवा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और इस वीडियो में केवल और केवल हम 31 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन हमने करवा दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे पहले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर राष्ट्रवाद के बारे में पूछा है कि आखिर आप राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, किसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आंसर कहता है राष्ट्रवाद से आपका तात्पर्य किसी राष्ट्र या देश के प्रति गहरी निष्ठा, प्रेम और एकता की भावना है। यह एक विचारधारा है जो राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि मानती है और इसे अक्सर लोगों को अपनी मातृभूमि पर संप्रभुता हासिल करने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। अब चलिए सबसे पहले इसको समझिए। देखिए, इसमें यह बोला गया है ना कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब है। तो राष्ट्रवाद का मतलब है, राष्ट्र का मतलब होता है देश, ठीक है ना, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश। तो राष्ट्रवाद का मतलब हो गया देश के प्रति, यानी कि अपने देश के प्रति गहरी निष्ठा रखना, प्रेम रखना और एकता रखना। ठीक है, जब हम लोग राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठा, प्रेम और एकता रखते हैं, उसका भावना रखते हैं, तो इसको हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। देखिए, ये एक प्रकार का विचारधारा है जो राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि मानती है। मतलब राष्ट्रवाद का मतलब है कि जो राष्ट्र का जो विकास होगा ना, राष्ट्र का जो अच्छाई होगा, उसी वही सबसे अच्छा है। मतलब राष्ट्र को ही सर्वोपरि मानती है, उसी के हित को सर्वोपरि मानती है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग 31 नंबर का क्वेश्चन समझ गए होंगे, यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, देखिए दूसरा क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। देखिए, वियना सम्मेलन एक हुआ था, उसका मेजबानी मतलब उसका एक तरह से अगुवाई किसने किया था। तो चलिए इसका आंसर देखिए। आंसर कहता है यहाँ से, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। अब देखिए, वियना संधि का मेजबानी कौन किया था, तो ऑस्ट्रेलियाई चांसलर यानी कि ऑस्ट्रेलिया के एक चांसलर थे जिनका नाम ड्यूक मेटरनिक था, वही किए थे। ठीक है, यह सम्मेलन नवंबर 1814 से जून 1815 तक वियना में आयोजित किया गया था। देखिए, वियना एक देश है, ठीक है ना। तो इस देश में 14 कब से, तो नवंबर 1814 से लेकर के जून 1815 तक वियना में एक प्रकार का सम्मेलन किया गया था, एक बैठक किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और इसका उद्देश्य नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में शक्ति का संतुलन बहाल करना था। अब देखिए, इसका मतलब क्या था, मतलब वियना सम्मेलन करने का अर्थ क्या था। तो उसका अर्थ यही था कि जब नेपोलियन का हार हो गया तो उसके बाद यूरोप में ना शक्ति का संतुलन बहाल करना था, मतलब शक्ति को बढ़ाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से 32 नंबर का भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, जैविक युद्ध से आप से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जैविक युद्ध हम लोग किसको बोलेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखिए। आंसर कहता है, जैविक युद्ध का तात्पर्य मनुष्यों, जानवरों या पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद जैसे हानिकारक जैविक एजेंटों का उपयोग करना है। देखिए, जैविक युद्ध का क्या मतलब है। तो जैविक युद्ध का मतलब है कि मनुष्य, जानवरों या पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए, देखिए किसको किसको, तो मनुष्य को, जानवरों को और पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद जैसे हानिकारक जैविक एजेंटों का उपयोग करना है। मतलब जब जानवरों को, मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद का उपयोग किया जाता है, मतलब इसको हथियार के जैसा यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैविक युद्ध। ठीक है,
इसे जीवाणु युद्ध या रोगाणु युद्ध भी कहा जाता है। कोरोना के समय में बस यही बात हुआ था, बोला जा रहा था चीन जो है वायरस खोल दिया है कोरोना का, ठीक है ना, डिब्बा में भरा हुआ था, उसको खोल दिया और पूरा दुनिया में हमला कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से उसको जैविक युद्ध भी बोला जा सकता था अगर युद्ध होता तो, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। इस प्रकार से 33 नंबर का ये जो क्वेश्चन उसका मतलब हुआ कि जैविक युद्ध का मतलब है जैव के द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद के द्वारा अटैक करना, युद्ध करना, ठीक है, लड़ाई करना। तो ये तो आंसर खत्म हो गया 33 नंबर। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन भी छोटा है, आंसर भी छोटा है। क्वेश्चन स्पिनिंग जेनी क्या है, ठीक है। आंसर देखिए, आंसर कहता है स्पिनिंग जेनी एक बहुधुरी वाली कताई मशीन थी। देखिए स्पिनिंग जेनी और कुछ नहीं, स्पिनिंग जेनी एक प्रकार का कताई मशीन है, ठीक है ना। कताई मतलब क्या होता है, सूत काटने वाला, सूता बनाने वाला, धागा बनाने वाला, ठीक है। जिसका आविष्कार जेम्स हार्वी हार ग्रीवस ने 1764 में किया था। देखिए इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में, ठीक है ना। किसके द्वारा, तो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 35 नंबर ये पूछा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग किसको बोलते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए, आंसर है बहुउद्देश्य परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं हैं जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती हैं। देखिए बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारा उद्देश्य, ठीक है। परियोजना एक ऐसा परियोजना है ये जो बहुत उद्देश्य परियोजना है ना, इसका मतलब बहुत सारा उद्देश्य, ठीक है ना। बहु मतलब बहुत। अब ये एक प्रकार का ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा परियोजना है जिसमें ना एक या उससे ज़्यादा, एक नहीं एक से ज़्यादा, एक से अधिक उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाता है। यह परियोजनाएं आमतौर पर नदियों पर बड़े बांध बनाकर संचालित की जाती है। अब देखिए आप समझिए कि आखिर बहुउद्देश्य परियोजना में क्या किया जाता है। तो बहुउद्देश्य परियोजना में जो आमतौर पर काम किया जाता है वो नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और उसे संचालित किया जाता है, ठीक है। और जिनकी उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसको लोग बहुउद्देश्य परियोजना बोलते हैं। तो जब कहीं पर डैम बनाया जाएगा, तो फिर डैम मतलब बांध बनाया जाएगा, तो उसका बहुत सारा उद्देश्य रहेगा कि नहीं। जिससे उस बांध से सिंचाई किया जाएगा, बिजली उत्पादन किया जाएगा, बाढ़ को रोका जाएगा और घरेलू और औद्योगिक उपयोग को पूरा किया जाएगा। तो देखिए एक काम से क्या हुआ, बहुत सारा उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं, इसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पानी की आपूर्ति, मत्स्य पालन और मनोरंजन जैसे कई लक्ष्यों को के लिए किया जाता है। देखिए वहाँ तो थोड़ा सा हम कम पढ़े थे, अब अभी अभी और ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें मत्स्य पालन भी किया जा सकता है, मनोरंजन यानी कि इंजॉयमेंट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का 35 नंबर का क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है जनसंचार क्या है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन। जनसंचार मतलब कम्युनिकेशन। चलिए इसका उत्तर देखिए, उत्तर कहता है जनसंचार किसी एक स्रोत से एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक संदेशों, सूचनाओं और विचारों को पहुंचाने की प्रक्रिया है। देखिए सिंपल सा बात है, जब बहुत सारे न्यूज को, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है विभिन्न माध्यमों के द्वारा, न्यूज़पेपर के माध्यम के द्वारा या तो फिर रेडियो के द्वारा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंचार। सिंपल सा बात है, ठीक है। कह रहा है यह विभिन्न माध्यमों जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करता है, ठीक है ना। जनसंचार में ये सब सारा चीज़ का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा और जागरूकता फैलाना है। अब जनसंचार का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका मनोरंजन करना, शिक्षा फैलाना और जागरूकता फैलाना, ठीक है ना। तो अब देखिए ये तो खत्म हो गया 36 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर में। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। देखिए लैंगिक का मतलब होता है सेक्स, ठीक है, लड़का या लड़की होना, यानी कि स्त्री और पुरुष होना। तो इसमें असमानता होना किसे बोलते हैं, तो सिंपल सा बात है, जब स्त्री और पुरुष में भेद किया जाएगा, मतभेद किया जाएगा, अंतर किया जाएगा, तो वही असमानता हो गया, ठीक है ना। देखिए आंसर कहता है लैंगिक असमानता वह स्थिति है जहाँ पुरुषों और महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर अलग अलग अधिकार, अवसर और संसाधन मिलते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारा बहुत ही सिंपल बात कहा गया है कि लैंगिक असमानता का मतलब है कि जब पुरुषों और महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर, मतलब कोई पुरुष है या तो फिर कोई स्त्री है, उसके आधार पर हम उसको अधिकार दिया जाता है, अवसर दिया जाता है और संसाधन दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लैंगिक असमानता, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का 37 नंबर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनरेगा का पूरा नाम लिखें। तो मनरेगा का पूरा नाम कौन नहीं जानता है, हर कोई जानते हैं कि जो पढ़ते लिखते हैं। मनरेगा का पूरा नाम क्या है,
तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है ना। फिर से अगर पढ़ते हैं, म से महात्मा गांधी, और उसके बाद मनरेगा ना, MAN होता है ना, M से महात्मा गांधी, ठीक है ना। उसके बाद रेगा, रोजगार गारंटी, ठीक है ना। तो मनरेगा का हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक है, रोजगार गारंटी जो अधिनियम, ठीक है। इस प्रकार से 38 नंबर का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट कंप्लीट। चलिए अब अगला सेक्शन चलते हैं, सेक्शन नंबर ग, ठीक है ना। सेक्शन ग में पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सबसे पहले समझ लीजिए कि खंड ग में जितना भी क्वेश्चन है ना, सब 3-3 नंबर का है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं। ये दूसरा सेशन है, इसलिए इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दिए। चलिए देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले घटना के बारे लिखें, फिर गोलीबारी कैसे वो लिखें, फिर इसका परिणाम लिखें, ठीक है। तो घटना कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी। अब देखिए, सिंपल सा बात है, जालियांवाला यहाँ पर ना एक बगीचा का नाम है, और बाग मतलब बगीचा। तो जालियांवाला बाग जो जगह था ना, जो कि हरियाणा में पड़ता है, इस बगीचा में, इस बाग में, इस क्षेत्र में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण सभा किया गया था, ठीक है। कब? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ पर? तो अमृतसर में, ठीक है ना। ये पंजाब में है। कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। अब इस जनसभा को देख करके वहाँ के जो जनरल डायर थे वो भड़क गए। अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग अभी क्या देखिए, गोलीबारी, ठीक है ना। गोलीबारी मतलब सीधा बात है, गोली मारना, ठीक है। कि इसमें ये लिखा गया है कि ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने सभा में मौजूद निहत्थे बूढ़े, महिलाओं और बच्चों की भीड़ पर गोलियां बरसा दी। अब देखिए, इनका पूरा नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, ठीक है ना। इनको शॉर्ट में डायर ही बोला जाता है, जनरल डायर ही बोला जाता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, बंदूक जिनके पास भी था, ब्रिटिश सैनिकों के पास, उन सभी को आदेश दे दिया कि यहाँ पर गोली चलवा दो। तो यहाँ पर गोली चलवा दिया गया, जिसके कारण ये जो सभा था वो तुरंत इसमें अफरा तफरी मच गया, और तुरंत एक तरह से सभी भगदड़ मच गया, लोग भागने लगे इधर उधर, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग मर गए, बूढ़े, महिला और बच्चे, सभी पर गोलियां चलाई गई थी, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपका 39 नंबर भी खत्म हुआ। और यहाँ पर देखिए, अब खत्म नहीं हुआ, मतलब परिणाम, अब परिणाम क्या हुआ इससे। तो इस नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। आधिकारिक ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि अन्य अनुमानों में यह संख्या बहुत अधिक है। देखिए वहाँ पर ब्रिटिश रिकॉर्ड में ये बताया जा रहा था मात्र 389 लोग मरे हुए हैं, लेकिन अगर सच्चाई में बोला जाए तो वहाँ बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। 300 क्या 620 से भी अधिक लोग वहाँ पर मरे हुए थे, लेकिन वहाँ पर 300 ही दर्शाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, हालांकि ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, बहुत ही डेंजर कहानी था इसका, और इस कहानी के बारे में आप लोग आगे भी पढ़ते रहिएगा। फिलहाल अब हम लोग चलेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है, वर्नाक्यूलर एक्ट पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। वर्नाक्यूलर एक्ट के बारे में टिप्पणी लिखना है, मतलब उसके बारे में कमेंट लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ब्रिटिश भारतीय कानून था। देखिए वर्नाक्यूलर एक प्रकार का कानून था, एक नियम था। क्या था? नियम। तो इसमें क्या होता था, जिसे लॉर्ड लीटन ने भारत भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए पारित किया था। अब देखिए इस नियम के अनुसार क्या था, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लॉर्ड लीटन ने इसे पारित किया था, ठीक है ना। कब? तो जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र था ना, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो लॉर्ड लिटन थे, वो वर्नाक्यूलर एक्ट लाए थे, वर्नाक्यूलर एक्ट बनाए थे, ठीक है। इस अधिनियम ने सरकार को भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर सेंसॉरशिप लगाने और उनके प्रकाशन को प्रतिबंध करने का अधिकार दिया। अब देखिए वर्नाकुलर जो नियम था, इस नियम के अनुसार क्या किया गया, सरकार को भारतीय भाषा के समाचार पत्र जितना भी आता था उसमें क्या लगाने दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया, और प्रकाशन को प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब अब से, आज के बाद से वर्नाकुलर सॉरी आज के बाद से जो भारत में जितना भी पेपर छपता है न्यूज वाला, वो सब पेपर अब नहीं छपेगा, ठीक है ना। ये वर्नाकुलर एक्ट बताता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, जबकि अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्रों में पर यह लागू नहीं होता था।
जब लेकिन देखिए इंग्लिश में जो भी पेपर निकलता था उसमें ये नियम लागू ही नहीं होता था, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से कहीं ना कहीं वर्नाकुलर एक्ट जो था वो अंग्रेजों के लिए भलाई था और बाकी भारतीयों के लिए बुराई था, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से 40 नंबर का भी क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। फिलहाल एक बात और बता दें कि 40 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया है। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि बाद में आप भूल ना जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम कितना देखेंगे, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर। 41 में है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर लिखें। देखिए वनस्पति जगत और प्राणी जगत में क्या अंतर है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। वनस्पति जगत और प्राणी जगत का अंतर, सबसे पहले देखिए विशेषता, ठीक है ना, इधर विशेषता लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पोषण पढ़ेंगे वनस्पति जगत का भी और प्राणी जगत का भी। तो देखिए वनस्पति जगत का पोषण कैसे पोषण करते हैं, तो ये स्वपोषी जीव होते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्राणी जगत जो होते हैं ये परपोषी होते हैं, ठीक है। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी मतलब अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, निर्भर करते हैं। यह हो गया आप लोग का पोषण के आधार पर। अब देखिए उनकी गतिशीलता के आधार पर, ठीक है ना। गतिशीलता मतलब किस प्रकार से इन लोग गति करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन, तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत के जीव, ठीक है। देखिए गतिशीलता क्या कहता है कि आमतौर पर स्थिर होते हैं, गतिहीन मतलब जो पादप है, जो पेड़ पौधा है वो आमतौर पर स्थिर होते हैं, यानी कि गतिहीन गतिहीन वो चलते उलते नहीं है। लेकिन आमतौर पर गतिशील होते हैं जंतु जगत, ठीक है ना। जंतु जगत मतलब जंतु, ठीक है। अब देखिए कोशिका का बनावट के आधार पर इसका एक अंतर और लिखा गया, ठीक है। देखिए इधर जो पेड़ पौधा में जो कोशिका होता है पादप जगत में, उसके बारे में सबसे पहले देखिए कोशिका भित्ति है, ठीक है। कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, किसमें, तो पादप कोशिकाओं में। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। देखिए कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। इतने तक आप लोग लिख लिए। चलिए अगला हम देखते हैं, अब हम उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण में क्या कहता है, पेड़ फूल घास फर, ठीक है ना। ये सब पादप जगत का उदाहरण हो गया। फिर आगे है जंतु जगत का उदाहरण में तेंदुआ भेड़िया हाथी मछली, ठीक है। ये आप लोगों का आपका जंतु जगत का उदाहरण में हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से तो कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम 42 नंबर देखते हैं। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है, यानी मोटा अनाज हम लोग किसको बोलते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखें। आंसर कहता है गेहूं और चावल के अलावा अन्य छोटे दानेदार अनाज है जिसमें ज्वार बाजरा रागी और कुट्टू आदि को मोटे अनाज में या मिलेटस भी कहते हैं। देखिए सबसे पहला बात, गेहूं चावल और इसके अलावा और छोटा छोटा कोई दानेदार चीज़ जैसे कि बाजरा ज्वार रागी कुक्कुट, ये सब को सारे को हम लोग बोलते हैं मोटे अनाज। क्यों, देखिए इन अनाजों को मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इनका बाहरी आवरण मोटा और खुरदुरा होता है। देखिए ये सब जितना भी बीज है ना, इस बीज का आप लोग अगर बाहरी आवरण देखेंगे, बाहरी कवच देखेंगे, तो आप लोगों को मोटा दिखेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आप लोग खुरदुरा भी दिखेगा, इसलिए इसको मोटा अनाज बोलते हैं, ठीक है। और इनके उत्पादन में कम मेहनत और लागत लगती है। देखिए इसका जो मेहनत इसमें जो लागत होता है ना वो कम लगता है, यानी कम खर्च लगता है, और मेहनत भी कम लगता है। ये प्रोटीन फाइबर और किससे किससे भरा होता है, देखिए ये प्रोटीन फाइबर विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है, ठीक है, जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। यानी कि जो मोटा अनाज होता है ना वो विटामिन खनिज लवण प्रोटीन से भरा होता है, ठीक है। और ये हम लोग को कई प्रकार का स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचाता है। तो देखिए इस प्रकार से 42 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए अब 43 देखते हैं, यानी कि 43 नंबर। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पर दो गैसों के बारे में पूछा है, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में क्या अंतर है, दोनों हम लोग किसको किसको बोलेंगे, किसको प्राकृतिक गैस बोलेंगे और किसको बायोगैस। तो चलिए आंसर देखिए। सबसे पहले प्राकृतिक गैस के बारे देखिए। कहता है प्राकृतिक गैस एक गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है। देखिए प्राकृतिक गैस कैसा है, तो प्राकृतिक गैस ना एक गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है। देखिए गैर नवीकरणीय का आप लोग मतलब समझते हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, जिसको जो फिर से बन सकता है, जिसका जो निर्माण है ना वो कुछ समय बाद होता है और कभी भी ये खत्म नहीं होता है, ये बनते रहता है, यूज होते रहता है, उसको बोलते हैं नवीकरणीय। लेकिन प्राकृतिक गैस ना नवीकरणीय नहीं है, गैर नवीकरणीय है, यानी कि अनवीकरणीय हम लोग इसको बोल सकते हैं। मतलब एक बार अगर प्राकृतिक गैस का उपयोग करते करते ये गैस खत्म हो गया तो फिर से इसको बनने में बहुत सारा समय लगेगा, लाखों करोड़ों साल लग जाएगा। देखिए जो पृथ्वी की गहराई में मौजूद प्राचीन कार्बनिक पदार्थों से बनती है। ये किससे बनता है, तो पृथ्वी की गहराई में जो बहुत सारा पुराना हो गया है कार्बनिक पदार्थ, उसी से, ठीक है।
अब देखिए प्राकृतिक गैस में मीथेन की सांद्रता अधिक होती है। देखिए प्राकृतिक गैस जो होता है ना, जैसे कि एलपीजी गैस और सीएनजी गैस, उस सब में मीथेन गैस की सांद्रता अधिक होती है। तो चलिए आगे फिर क्या लिखा है, और इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन भी शामिल होते हैं। देखिए इसमें प्राकृतिक गैस में जो है मीथेन के साथ साथ और भी हाइड्रोकार्बन गैस मिले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 43 नंबर आप लोग खत्म हुआ। चलिए अब हम सॉरी खत्म नहीं हुआ है, ये प्राकृतिक गैस सिर्फ खत्म हुआ। अब बायोगैस के बारे देखिए, कहता है बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। देखिए बायोगैस एक नवीकरणीय है। नवीकरणीय का मतलब होता है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, रिन्यूअल है, फिर से ये रिन्यूअल हो जाएगा, फिर से ये बन जाएगा। यानी कि आप इसका कितना भी उपयोग कर लीजिए, कभी भी ये खत्म होने वाला नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोगैस। ठीक है, जो जैविक कचरे, खाद और खाद्य अपशिष्ट के अवायवीय पाचन से उत्पन्न होती है। देखिए तो बायोगैस बनता कैसे है वो समझिए। जो जैविक कचरा होता है ना, जैसे कि खाद यानी कि खाद यानी गोबर वगैरह, और खाद्य यानी खाने वाला चीज का जो अपशिष्ट होता है, जैसे फल सब्जी का छिलका वगैरह, तो उसका जब अवायवीय शोषण करवाया जाता है ना, तो अवायवीय शोषण करने से उसमें जो पाचित होता है, उसमें जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको पाचित करते हैं और बायोगैस का निर्माण करते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी की मात्रा भी अधिक होती है। देखिए जो बायोगैस होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस का मात्रा भी अधिक होता है। ठीक है, इसलिए बायोगैस से अच्छा प्राकृतिक गैस को माना जाता है ईंधन के रूप में उपयोग के लिए। ठीक है, इस प्रकार से 43 नंबर खत्म। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 44 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है। देखिए जातिवाद जो है ना, यानी कि जाति में भेदभाव करना, इसका क्या क्या दुष्प्रभाव है, यानी क्या क्या बुरा प्रभाव है। ठीक है, इससे क्या क्या बुराई होता है। तो चलिए इसका आंसर देखिए। आंसर कहता है जातिवाद के कई दुष्प्रभाव है, जिनमें सामाजिक असमानता, भेदभाव, आर्थिक विषमता, राष्ट्रीय एकता में कमी और हिंसा शामिल है। यह समाज में विभाजन पैदा करता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। देखिए जातिवाद का बहुत सारा दुष्परिणाम है। ठीक है, सबसे पहला ये है सामाजिक असमानता, यानी कि समाज में लोगों को अलग अलग नज़र से देखा जाएगा, अलग अलग अधिकार दिया जाएगा। ठीक है ना, असमानता रहेगा उन लोगों के बीच में। फिर भेदभाव रहेगा। ठीक है ना, भेदभाव का मतलब वही, समाज के कुछ लोगों को ज़्यादा लाभ दिया जाएगा और कुछ लोगों को कम लाभ, कुछ लोगों को ज़्यादा वैल्यू, कुछ लोगों को कम वैल्यू, उसको बोलते हैं हम लोग भेदभाव करना। ठीक है, फिर आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता का मतलब होता है आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी पैसा कौड़ी के मामले में अलग अलग सूचित करना। अब देखिए जातिवाद में क्या होता है, जो उच्च जाति के लोग होते हैं, उच्च जाति कहने का मतलब जिन जो जाति पहले से विकसित अवस्था में है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, उन लोगों को एक अलग जाति हो जाता है, और जिनके पास कम पैसा है वो एक अलग जाति के हो जाते हैं। तो यहाँ आर्थिक विषमता उत्पन्न होता है। फिर राष्ट्र एकता में कमी। ठीक है ना, राष्ट्र एकता में कमी मतलब देखिए जब जातिवाद हो जाएगा तो सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे, सभी जाति के लोग अलग अलग हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, राष्ट्र एकता में कमी होगा। राष्ट्र के लोग, देश के लोग एक जैसे नहीं हो पाएंगे, एकता में कमी हो जाएगा। ठीक है, फिर हिंसा शामिल, इससे कभी कभी हिंसा भी हो जाता है, मतलब हिंसा, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। ठीक है, यह समाज में विभाजन पैदा करता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। ठीक है, देखिए मानव का जो अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन भी होता है। चलिए अब आगे देखिए, आगे कहता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या चीज़ जातिवाद का दुष्प्रभाव, उसको पॉइंट में लिखें। देखिए सामाजिक असमानता और भेदभाव, दूसरा आर्थिक असमानता, तीसरा है सामाजिक तनाव और संघर्ष, चौथा राष्ट्र एकता में बाधा, पांचवा राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। ये मुख्य रूप से है, मतलब ऊपर में भी यही सिर्फ चीज़ था, लेकिन इसको अलग करके थोड़ा सा हम अच्छे से लिख दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 45 नंबर क्वेश्चन पूछता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र में के कुछ उदाहरण लिखें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र का भी, द्वितीय क्षेत्र का भी और तृतीय क्षेत्र का भी, दोनों का कुछ कुछ उदाहरण देना है। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग कृषि करते हैं, कृषि के अंतर्गत गेहूं, धान और कपास जैसे फसलों को खेती करते हैं। ठीक है, फिर खनन, खनन भी आप लोगों का प्राथमिक क्रियाकलाप है, मतलब कि कोयला वगैरह, लोहा वगैरह को निकालना। ठीक है, फिर तीसरा है पशुपालन, पशुपालन मतलब जानवरों को पालना। ठीक है ना, दूध के लिए, मांस के लिए, अन्य चीज़ों के लिए भी। फिर मत्स्य पालन मतलब मछली पालना, और वानिकी, वानिकी मतलब लकड़ी को काटना। ठीक है ना, इस प्रकार से ये सब सब प्राथमिक क्रियाकलाप है। अब देखिए द्वितीयक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या होता है, तो यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलता है। ठीक है ना, तो उत्पाद में क्या, उसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले विनिर्माण आता है, मतलब फिर से किसी चीज़ को विनिर्माण करना, फिर से बनाना। ठीक है ना, दूसरा आता है निर्माण, जिसमें मकान, सड़क और पुल बनाना है। तीसरा आता है ऑटोमोबाइल उत्पादन, मतलब गाड़ी उड़ी को, कार उर को बनाना। फिर चौथा आता है आप लोग का तेल आसवन। ठीक है
ना, यानी तेल को अलग करना, तेल को प्यूरिफाई करना, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का द्वितीयक क्रियाकलाप, ठीक है। अब देखिए तृतीयक क्रियाकलाप में या तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ आता है। तो इसमें सेवा वाला क्षेत्र आता है, जैसे कि बैंकिंग और वित्त, ठीक है ना, मतलब बैंक वैंक जो काम धंधा होता है वो सब। फिर स्वास्थ्य सेवा यानी कि डॉक्टर वगैरह का अस्पताल वगैरह, ठीक है, ये सब तृतीय क्रियाकलाप है। फिर तीसरा में आता है शिक्षा, ठीक है ना, शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई। और चौथा में आता है खुदरा बिक्री, खुदरा बिक्री मतलब दुकानदारी, ठीक है ना, दुकान और बाजारों में वस्तुओं की बिक्री। उसके बाद अगला आता है परिवहन, परिवहन का मतलब होता है गाड़ी वाड़ी इधर उधर से जाना चलाना, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया आप लोग का तृतीय क्रियाकलाप, सारा कुछ खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए हम 46 नंबर, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन पूछता है लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता लिखें। देखिए अगर सरकार लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है, तो उसका क्या विशेषता होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं जनता द्वारा चुने गए शासक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा और नागरिकों की भागीदारी है। देखिए लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है, तो जो वैसा सरकार जिसको लोगों के द्वारा चुना जाता है, जैसे कि वोट करके, यानी कि मत दे करके, वोटिंग जो होता है ना, वोट करके जब हम लोग कोई सरकार चुनते हैं उसको लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या क्या विशेषता है, तो ये जो शासक रहेगा ना स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से चुनाव के द्वारा चुना जाएगा, और कानून का शासन, ठीक है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा भी करेगा, ठीक है, और नागरिकों की भागीदारी भी है ये, ठीक है। अब देखिए इन विशेषताओं के तहत सरकारें नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है। देखिए इस विशेषता, जितना भी विशेषता हम लोग ऊपर पढ़े, इसके तहत जो सरकार होती है वो नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। फिर लिखा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी सम्मान किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम अगला सेक्शन, सेक्शन घ नंबर घ, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं खंड घ में क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए या वर्णन करें। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जर्मन का एकीकरण, ठीक है, या जर्मन एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है एक होना, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में प्रसा के नेतृत्व में हुई। देखिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जर्मनी का जो एकीकरण होने का शुरुआत हुआ था ना, वो कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। किसके कार्यकाल में, किसके नेतृत्व में, तो प्रसा, प्रसा एक वहाँ पर प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है ना, जो जिनके नेतृत्व में, मतलब जिनके द्वारा जर्मनी के एकीकरण का शुरुआत हुआ था, उसका प्रक्रिया का शुरू हुआ था। कहता है जिसका नेतृत्व ओटो ओन विस्मार्क ने किया। जिसका नेतृत्व कौन किए थे, तो ओटो ओन विस्मार्क, ठीक है। इस प्रक्रिया में 3 युद्ध शामिल थे। देखिए इसमें कितना युद्ध शामिल था, तो 3 ठो। डेनमार्क के विरुद्ध 1864, ऑस्ट्रेलिया का विरुद्ध, ठीक है ना। देखिए इसमें कौन कौन सा युद्ध था, पहला युद्ध था डेनमार्क के विरुद्ध, ठीक है ना, पहला डेनमार्क के विरुद्ध 1864 में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 1866 में, तीसरा फ्रांस के विरुद्ध, ठीक है ना, 1870 से 71 में, ठीक है। इन युद्धों में प्रसा की जीत के बाद जर्मन के विभिन्न राज्य एकजुट हुए और 18 जनवरी 1871 को वायसराय के महल में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। देखिए जब ये तीनों युद्ध हो गया और तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई, तो जीत के बाद जर्मनी के जो विभिन्न राज्य थे जो बटे हुए थे वो एकजुट हो गए, और 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वारसाई, ठीक है ना, वारसाई के महल में जर्मन साम्राज्य का स्थापना हो गया, ठीक है। इसमें कौन कौन सा चीज़ हुआ था उसका मुख्य चरण के रूप में लिखे हैं। देखिए सबसे लंबा क्वेश्चन आंसर है, तो 55 नंबर का है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है। मुख्य चरण क्या क्या हुआ था, पहला 1848 की विफलता। देखिए 1848 में विफल हो गया कौन, देखिए उदारवादी नेताओं ने एक एकीकृत जर्मन राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन राजशाही और सेना ने उनके आंदोलन को दबा दिया। देखिए सबसे पहले उदारवादी नेताओं ने एक एकीकृत जर्मन राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था, लेकिन राजशाही यानी कि जो राजा, बड़े बड़े राजा थे और सेना थे, वो आंदोलन को दबा दिए थे, ठीक है। तो उस समय नहीं हो पाया था ये। उसके बाद कब हुआ शुरू, तो बिस्मार्क का नेतृत्व। देखिए उसके बाद बिस्मार्क अपने आधार से काम किए। तब क्या हुआ, तो प्रसा के चांसलर ओटो वोन बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण का नेतृत्व किया। देखिए प्रसा का जो चांसलर थे ना, जिनका नाम ओटो वोन बिस्मार्क था, उन्होंने जर्मन के एकीकरण में नेतृत्व किया, ठीक है। और 3 युद्धों की एक श्रृंखला शुरू की, और कितना युद्ध का, 3 ठो युद्ध का एक ठो श्रृंखला बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से 47 नंबर का आंसर खत्म हुआ। चलिए अब 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है ना कि असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ। देखिए असहयोग आंदोलन हुआ था
किनके द्वारा आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम बता देंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का असफल होने का यानी कि विफल होने का क्या कारण था, और ये VVI क्वेश्चन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखिए। असहयोग आंदोलन असफल होने के मुख्य कारण, ठीक है, पहला है चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर कोई कांड हो गया था तो वो कुछ चोरा चोरी कांड के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है। देखिए 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी में हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। देखिए चोरा चोरी एक जगह है कहाँ पर, तो गोरखपुर में। अब ये जो जगह है ना, यहाँ पर 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हिंसक भीड़ ने, मतलब जो भीड़ थी हिंसा में थी, भीड़ एकदम आग बबूला हो चुकी थी, उन्होंने मतलब पूरा भीड़ मिल करके एक पुलिस थाने को आग लगा दी, ठीक है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने और सत्याग्रह के अहिंसक सिद्धांत के उल्लंघन के कारण आंदोलन को वापस लिया। अब देखिए गांधी जी जो थे वो सत्याग्रह का अहिंसक जो सिद्धांत था उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते थे, ठीक है, और इसका उल्लंघन यहाँ पर हो जा रहा था, इसलिए वो क्या किए, इस आंदोलन को वापस ले लिए, असहयोग आंदोलन को, ठीक है, चोरा चोरी कांड के कारण। चलिए अब दूसरा देखिए, हिंसा की घटनाएं। अब हिंसा की घटनाएं क्या क्या हुआ था, देखिए आंदोलन के दौरान कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी, जबकि गांधी जी ने केवल अहिंसक विरोध पर जोर दिया था। अब देखिए बहुत ज़्यादा जब कोई आग बबूला हो जाता है तो तुरंत वहाँ हिंसा का मोमेंट आ जाता है, मतलब हिंसा हो जाता है, ठीक है ना। हिंसा हो जाने का मतलब पूरा भीड़ जो है आग बबूला लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो वैसा स्थिति में गांधी जी क्या किए, आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिए, क्योंकि इसे ऐसा वे इसलिए किए क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे। वो अहिंसक विरोध थे, मतलब वो शांतिपूर्ण रूप से विरोध करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन जो भीड़ था वो भीड़ आग बबूला होकर तुरंत हावी बोल देता था किसी भी बड़े बड़े ऑफिस कार्यालय या तो फिर बड़ा बड़ा बिल्डिंग पर, ठीक है, जो सरकार का होता था। इस प्रकार से दो कारण हो। तीसरा देखिए, तीसरा कारण है जनता और नेतृत्व में मतभेद। देखिए जनता जनता और नेतृत्व में मतभेद। अब जनता कह रहा है कुछ और नियम है कुछ, तो मतभेद हो गया, यानी कि अलग अलग दोनों का मत हो गया। इसके कारण भी असहयोग आंदोलन विफल हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों में अनुशासन की कमी थी। अब देखिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है ना कि जब आंदोलन हुआ था ना तो उस समय जो लोग आंदोलन में भाग लिए थे, जो शामिल थे, उन लोगों में अनुशासन का कमी था। मतलब जो लोग को जैसे लग रहा था वैसे काम कर रहे थे, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई अच्छे तरीके से कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। कई नेता भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के तरीके को लेकर असहमत थे। देखिए बहुत सारा नेता भी ऐसे थे जो नेता का जो आंदोलन है ना उसको आगे बढ़ाने को लेकर के असहमत थे, यानी कि उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसा नेता भी थे। चलिए चौथा कारण क्या था, तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं का अभाव। देखिए वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब होता है ऑप्शनल फ्यूचर। देखिए कुछ भी, कोई भी मान के लिए युद्ध हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रहा है, तो उसमें कुछ, जब मान के चलिए लड़ाई हो गया तो भागने के लिए, या तो फिर लड़ाई हो गया तो लड़ने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था का होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो अच्छे तरीके से आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है फिलहाल देखिए, तो ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करने के बावजूद, देखिए जब ब्रिटिश संस्थान का बहिष्कार किया जाने लगा, ठीक है, तो उसके बावजूद भी उनकी जगह लेने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक भारत संसाधन नहीं थे, ठीक है, जिससे लोगों को वापस लौटना पड़ा। अब देखिए जितने भी ब्रिटिश संस्थान का बहिष्कार करने के बावजूद, यानी कि ब्रिटिश संस्थान का बहिष्कार हुआ तो उसका जगह लेने के लिए भारतीय संस्थान नहीं थे, ठीक है ना। मान के चलिए ब्रिटिश का जो कॉलेज था, ब्रिटिश का जो शिक्षा संस्थान था, उसको बंद कर दिया गया, उसको बहिष्कार कर दिया गया। तब उसका बहिष्कार करने के बाद भारत के पास वैसा व्यवस्था रहेगा तब ना फिर उसका जगह लेगा। अगर भारत के पास वैसा व्यवस्था नहीं है तो बहिष्कार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहिष्कार करेंगे तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगा, वे लोग तो अपने शिक्षा देंगे ही नहीं फिर भारतीय को। इसलिए यही सोच करके असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। ये देखिए चार मुख्य कारण हुआ, एक कारण और है, पांचवा कारण, ठीक है ना। इसमें क्या था, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं। देखिए आर्थिक मतलब पैसा कौड़ी, और गरीबी मतलब कि सामाजिक समस्याएं, ठीक है ना, आया था इसके बीच में। कह रहा है गरीबी, बेरोजगारी और अन्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण सभी लोग आंदोलन में पूरी तरह से भाग नहीं ले पाए। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गरीबी, बेरोजगारी, अब मान के चलिए गरीबी रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, तो आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा, कमज़ोर, ठीक है। जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगा तो अपना लोग खाने पीने में, कमाने में ध्यान देगा कि वहाँ पर कैसे आंदोलन किया जाए उसमें ध्यान देगा। आंदोलन कब ध्यान दिया जाएगा, जब अच्छे से आर्थिक स्थिति मजबूत है, सभी कुछ पर्याप्त है, खाने पीने का पूरा अच्छा से घर में हो पा रहा है, सब कुछ अच्छा से चल रहा है, तब आदमी आंदोलन में ज़्यादा ध्यान देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ 48 नंबर। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए,
49 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, ठीक है, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए। 100 उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप में लड़ा गया था, ठीक है ना, यूरोप में हुआ था, लेकिन इसका जो प्रभाव है ना वो पूरे विश्व में हुआ था, उसका अनुभव पूरे विश्व में हुआ था। इसका उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहला बात को समझिए, यहाँ पर विश्व युद्ध का बात है। विश्व युद्ध भले ही हुआ जहाँ हो, लेकिन विश्व के जो भी देश भाग लिए थे इसमें, वे सारे देश प्रभावित होंगे कि क्योंकि देखिए, मान के चलिए कोई लड़ाई कहीं एक जगह पर हो रहा है, लेकिन उस जगह लड़ने के लिए दूसरा जगह का आदमी जा रहा है, तो वहाँ जहाँ का आदमी जा रहा है वहाँ का आदमी को तो प्रभावित करेगा ही। तो देखिए, इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर कैसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहला है साम्राज्यों का पतन और नए राष्ट्रों का उदय। देखिए, उस समय क्या हो रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसका कैसा कैसा अनुभव किया गया। सबसे पहले नए नए साम्राज्य का पुराने पुराने साम्राज्य का पतन हो रहा था, ठीक है, मतलब वो खत्म हो रहे थे, और नए राष्ट्र का उदय मतलब नए नए देश विकसित हो रहे थे, बन रहे थे, ठीक है। इसको देखिए, कह रहा ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन जैसे साम्राज्य युद्ध के बाद टूट गए। देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन जैसे कुछ ऐसे साम्राज्य थे जो युद्ध के बाद पूरे तरीके से टूट गए, बर्बाद हो गए, ठीक है, जिससे यूरोप में कई नए राष्ट्र का उदय हुआ। अब देखिए, कुछ चीज़ टूटेगा तो कुछ नया भी बनेगा, तो उसी से यूरोप में कुछ कुछ नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे कि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया, ठीक है, ये सब नया नया राष्ट्र बना। इससे वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आया। देखिए, इससे क्या हुआ, जो विश्व का जो शक्ति संतुलन है ना उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब देखिए दूसरा, एक नंबर हो गया क्या जी, 2 नंबर हो गया क्या, एक नंबर के साथ 3 नंबर नहीं ना, 2 नंबर ना, हाँ ये 2 ही नंबर है, ये गलती से 3 नंबर आ गया यहाँ पर। चलिए, 2 नंबर में क्या कहता है, ये 2 नंबर है, ठीक है, एक आई इसमें नहीं रहेगा, एक आई इसमें नहीं रहेगा, 2 आई, ठीक है। चलिए, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को प्रोत्साहन। उपनिवेशवाद मतलब आप लोग समझते होंगे, तो जो लोग उपनिवेशवादी थे उनका जो विरोधी आंदोलन था ना, उनको प्रोत्साहित मिला, उनको प्रोत्साहन मिला, उनको आगे बढ़ाने का मौका मिला। उससे क्या हुआ, देखिए, कह रहा है युद्ध में यूरोपीय शक्तियों के कमजोर होने और उपनिवेशों से सेना और संसाधनों की मांग के कारण एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को बढ़ावा मिला। अब देखिए, इस समय क्या हुआ था, युद्ध के दौरान यानी कि युद्ध में जो यूरोपीय शक्तियों के कमजोर पड़ जाना था, और यूरोपीय शक्तियों के कमजोर पड़ जाने के कारण उपनिवेशों से जो सेना संसाधन की मांग के कारण एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशिक आंदोलनकारी थे ना, उपनिवेशिक विरोधी आंदोलनकारी थे, उनको बढ़ावा मिला, ठीक है। फिर कह रहा है भारत जैसे देश में जहां लोगों ने युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया था, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली, जिससे राष्ट्रवादी भावना में वृद्धि हुई। देखिए, अब जो भारत जैसे देश था, ठीक है ना, जहाँ लोग युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किए थे, ठीक है, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली, ठीक है ना, भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, जिससे राष्ट्रवादी भावना में वृद्धि हुई। अब इससे क्या हुआ, लोग राष्ट्रवादी हो गए, ठीक है, अपने देश से प्रेम करने लगे, और दूसरे को जो सपोर्ट किए हुए थे ब्रिटेन को, उसको छोड़ने का कोशिश करने लगे, ठीक है। इस तरह से दूसरा कारण हुआ। अब देखिए, तीसरा कारण क्या कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का वैश्विक शक्ति के रूप में उदय। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका वैश्विक शक्ति के रूप में उदय हुआ, मतलब विश्व का शक्तिशाली देश के रूप में इसका उदय हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसके युद्ध से पहले अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, ठीक है, युद्ध से पहले, लेकिन युद्ध ने उसे एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। अब देखिए, युद्ध जब हुआ ना, तो इससे इसका जो शक्ति है ना वैश्विक हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। यूरोपीय देशों को भारी कर्जदार बना दिया गया। देखिए, अब इससे जो यूरोपीय देश था उसको भारी कर्जदार बना दिया गया, भारी कर्ज में डूब गया, ठीक है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति, जिससे वैश्विक वित्तीय केंद्र बदल गया। अब देखिए, खास करके संयुक्त राज्य का जो अमेरिका के प्रति था ना, उसको जो था वो वैश्विक जिससे वैश्विक वित्तीय केंद्र बदल गया, ठीक है ना। कैसे बदल गया, देखिए यहाँ पर भारी कर्जदार बना दिया गया, ठीक है ना, तो इसलिए ऐसा हुआ। चलिए, ये तो तीसरा कारण खत्म हुआ, और 49 नंबर का क्वेश्चन आंसर भी खत्म हुआ। फिलहाल 50 नंबर देखिए, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की है। देखिए, मुद्रण संस्कृति मतलब मुद्रा आने के बाद, जब मुद्रा आ गया मतलब रुपया पैसा जब आ गया, तो इससे भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास है, इसमें किस तरह से इसको मदद मिलता है, ठीक है। तो चलिए, अब इसका आंसर देखिए। देखिए, आंसर कहता है राष्ट्रवाद के विकास में मुद्रण संस्कृति की भूमिका। देखिए, राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ उसमें मुद्रण संस्कृति का क्या भूमिका था, क्या रोल था, ठीक है।
पहला नंबर देखिए, जागरूकता और चेतना का प्रसार। देखिए इससे क्या हुआ, जब मुद्रा आया तो लोग जागरूक हो गए कि इसका कीमत इतना है, इसका कीमत इतना है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, ठीक है। और चेतना का प्रसार, चेतना मतलब बुद्धि, बुद्धि का भी धीरे धीरे विकास हुआ, प्रसार हुआ, बंटवारा हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है प्रिंट मीडिया जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तिकाएं के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों, स्वतंत्रता और समानता के विचारों को आम जनता तक पहुंचाया गया। इससे लोगों को उनके अधिकारों और औपनिवेशिक शासन के बारे में जागरूक किया गया। अब देखिए इससे पहले क्या होते थे, लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होता था। लेकिन जैसे ही प्रिंट मीडिया आ गया, प्रिंट मीडिया मतलब समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तिकाएं, यानी कि पुस्तक किताब आ गया, वैसे ही उसी के माध्यम से, यानी किताब, कॉपी और जो समाचार पत्र वगैरह है, इसी के माध्यम से लोगों को, आम जनता को अपना आ, अधिकार का पता चला, और साथ ही साथ उससे वे जागरूक भी हो गए कि हाँ, हम लोगों के पास इतना अधिकार है, इस चीज़ का अधिकार है, हम लोग इस तरह से अपना अधिकार को ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और हम लोग अपने अनुसार भी कुछ कार्य को भी कर सकते हैं। तो ये पहला नंबर कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर देखिए, एकता और सामूहिक पहचान। देखिए इससे क्या होता है, एकता और सामूहिक पहचान भी मिला था, ठीक है ना, मुद्रण संस्कृति से, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर देखिए क्या कहता है, एकता और सामूहिक पहचान में मुद्रित सामग्री ने लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया। मुद्रित सामग्री मतलब क्या है, पैसा, ठीक है ना, पैसा वैसा जो था वो आप आदमी को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, जिससे एक साझा पहचान और राष्ट्र एकता की भावना का विकास हुआ। अब इससे क्या हुआ, लोगों के बीच लगाव बढ़ गया, लोगों के बीच पहचान बढ़ने लगा, ठीक है ना। भले ही लोग अलग अलग हिस्सों में रहते थे, लेकिन समाचार पत्र उनके बीच संपर्क का एक माध्यम बन गया। अब देखिए लोग भले ही इधर उधर रहते थे, दूर दूर में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे लिखने का, समाचार पत्र मतलब कि लिखावट होने का विकास हुआ, वैसे वैसे लोग एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ने लगे, ठीक है ना। पहले ये सब चीज़ नहीं था, तो पहले कम जुड़े हुए थे, बस जानते थे कि ये लोग वहाँ हैं, वो लोग वहाँ हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक दूसरे से लोग जुड़ने भी लगे, ठीक है। तीसरा कारण देखिए, ब्रिटिश नीतियों का पर्दाफाश, ठीक है ना, ब्रिटिश का जो नियम था उनका पर्दाफाश किया गया, ठीक है। किस तरह से, देखिए राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने ब्रिटिश सरकार के कुशासन और दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश किया, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है कि राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने ब्रिटिश सरकार के कुशासन और दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश किया, जिससे लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और गुस्सा पैदा हुआ। अब देखिए ऐसा होना तो निश्चिंत है, ठीक है ना, क्योंकि जब राष्ट्रवादी समाचार पत्र ने ब्रिटिश सरकार के कुशासन और दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश कर दिया, तो उसी से जो ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष लोग थे, वो गुस्सा पैदा हुआ उनके बीच में, ठीक है ना, और असंतोष भी पैदा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 51 नंबर, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन है क्या, नहीं आंसर भी है नीचे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। देखिए भारत में दोनों फसल उगाए जाते हैं, रबी भी और खरीफ भी, ठीक है। तो इसमें अंतर पूछा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मिलेगा ना, हाँ और मिलेगा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट देख लेते हैं इसका विशेषता। सबसे पहले विशेषता, बुआई का समय। रबी फसल को हम लोग अक्टूबर से नवंबर तक रोपते हैं, मतलब उसका बुआई करते हैं, रोपते हैं, ठीक है ना। खरीफ फसल को जून जुलाई में रोपते हैं, यानी कि मानसून का आगमन के समय, ठीक है। और इसको सर्दियों में रोपते हैं रबी फसल को। चलिए कटाई का समय क्या है, तो रबी फसल का है मार्च अप्रैल बसंत ऋतु में, और जो इसका 1 मिनट जी, हाँ रबी का है मार्च अप्रैल में, और जो रबी के बाद क्या था एक खरीफ फसल ना, तो इसको सितंबर और अक्टूबर में, यानी कि शरद ऋतु में उगाया जाता है, सॉरी काटा जाता है, ठीक है। चलिए मौसम क्या थे, ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, और इसमें गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब चलिए वर्षा, वर्षा किसको ज़्यादा चाहिए, किसको कम, ठीक है। तो रबी को देखिए, वो कम वर्षा या सिंचाई की आवश्यकता होती है, अत्यधिक वर्षा से नुकसान हो सकता है, ठीक है, रबी का। और खरीफ में अच्छी वर्षा पर निर्भर करती है, ज़्यादा वर्षा होगा तभी फसल अच्छा होगा, ठीक है ना। इसका उदाहरण देखिए, रबी का गेहूँ, जो सरसों, मटर, ठीक है ना, इसमें आलू भी आएगा, ठीक है, इसमें सरसों तो लिखा गया है। और इसमें देखिए खरीफ में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, धान, ये सब आएगा, ठीक है। धान नहीं, चावल तो लिखा गया है, तो धान नहीं। चलिए इस प्रकार से तो कंप्लीट हुआ 51 नंबर क्वेश्चन आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, व्याख्या करें। देखिए जो भारत देश है ना, उसमें सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, यानी कि सौर ऊर्जा से जो भारत के लोगों का जो जीवन है वो उज्जवल हुआ है, ठीक है ना, जल उठा, ऐसा क्यों, ठीक है, इसका व्याख्या करना है। चलिए पहला, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, इसके निम्नलिखित कारण है, ठीक है। देखिए ऐसा बहुत सारा कारण है जिसके कारण भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल हुआ है, ठीक है।
पहला कारण देखिए प्रचुर धूप। भारत में अच्छी मात्रा में धूप होता है ना। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ साल भर प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे उत्पादन आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए भारत एक ऐसा जगह है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है ना, ये उष्णकटिबंधीय देश है और जहाँ पर प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है, यानी कि अच्छे मात्रा में, ठीक है। अब इससे अच्छे मात्रा में जब होगा तो सूर्य का रोशनी से आराम से सौर ऊर्जा से बिजली बनेगा, ठीक है ना, और सारी चीज़ों में इसका यूज होगा। अब दूसरा नंबर देखिए, सरकारी सहायता और नीतियाँ, ठीक है ना। सरकारी सहायता और नीतियाँ भी इसके प्रति अच्छी है, ठीक है। कह रहा है सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, ठीक है। सौर पार्कों और सब्सिडी के माध्यम से सौर ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखिए ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि सरकार जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, ठीक है ना, उसके लिए बहुत सारा योजना भी बनाई है और वित्तीय सहायता यानी कि पैसा वैसा भी उसके लिए उपलब्ध करा रही है, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए जो सौर ऊर्जा है जो भी लगाएंगे उनको सब्सिडी भी दिया जाएगा, मतलब उनको ऊपर से पैसा दिया जाएगा, ठीक है, लगाने के बाद यूज करने के बाद जब वो यूज करने लगे तो उनको पैसा भी दिया जाएगा ताकि वो मोटिवेट रहें और सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग वो करें, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा खत्म हुआ। तीसरा देखिए कह रहे हैं नवीकरणीय और स्वच्छ। नवीकरणीय मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना, और स्वच्छ मतलब साफ है, ठीक है। देखिए सौर ऊर्जा एक एक नवीकरणीय स्रोत है और इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। देखिए जो सौर ऊर्जा है ना वो एक नवीकरणीय मतलब इसको कितना भी आप यूज़ कर लीजिए वो खत्म होने वाला नहीं है। साथ ही साथ इसका कोई भी नुकसान नहीं है पर्यावरण को, ठीक है। जो कोयला और पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक स्रोतों के विपरीत है, यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भर कम करता है, ठीक है, निर्भरता कम करता है। देखिए अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो आपको जीवाश्म ईंधन का यूज करना होगा और इसका यूज करेंगे तो जीवाश्म ईंधन का यूज आप कम करेंगे, ठीक है ना। तो इससे वातावरण को पर्यावरण को कम हानि पहुंचेगा, कम हानिकारक गैस निकलेगा। आप गैस नहीं जलाएंगे, हीटर नहीं जलाएंगे, चूल्हा नहीं जलाएंगे, ठीक है ना, सारा कुछ आप इसी से यूज करेंगे, ठीक है ना। और आपको साथ ही साथ आपको डीबी वगैरह वगैरह लैंप वगैरह नहीं जलाना होगा, घर में आग चूल्हा नहीं जलाना होगा, ठीक है ना। आप हीटर का यूज कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। अब हम देखते हैं आगे लागत में कमी। अब देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक लेते हैं यानी कि बिजली लेते हैं तो उसमें आपको बिल देना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको एक बार लगा लिए तो बहुत कम लागत में आपका सब काम हो जाता है, एक बार ही लगाना पड़ता है और बाद में कोई खर्च नहीं है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, सौर पैनल की लागत में कमी आई है जिससे यह अधिक सुलभ हो गया है, ठीक है। अब देखिए अगला 4 नंबर कह रहा है तकनीक उन्नति। तकनीक उन्नति मतलब टेक्नोलॉजी में वृद्धि, ठीक है। नई तकनीकी जैसे कि सौर पैनलों की दक्षता में सुधार और बैटरी स्टोरेज सिस्टम सौर ऊर्जा और अधिक कुशल बना रहे हैं। देखिए अगर आप अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे जिससे आप सौर पैनल को थोड़ा बड़ा लगवा सकते हैं, हाई क्वालिटी का लगा सकते हैं, अच्छा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला लगा सकते हैं और उसका जो बैटरी रहेगा जिसमें विद्युत धारा स्टोरेज रहता है उसको भी आप थोड़ा बड़ा बैटरी लगाएंगे तो आप लंबे समय तक इसका यूज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और आपको इसका आंसर जानने में भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, पूरा आंसर यहाँ पर आप लोगों का खत्म हुआ है। अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने सके हैं तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब बटन को टिप दीजिए, दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।